थैंक यू फ्रेंड्स। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है एफपीआरटी के मंच पे। दोस्तों मैं बता दूं, ये संस्था हमारे राजेश चेतन जी ने शुरू करी थी, हमारे प्रधान जी। इस संस्था का उनका मोटिव था कि एजेंट कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा किया जाए। जो एजेंट पैसा नहीं भर सकते उनके लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सब सुविधाएं मिले, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही चेंजेस आए। इन संस्था का जो उनका सपना था आज वो काफी हद तक पूरा हो रहा है। ये संस्था 2016 में शुरू हुई थी। राजेश चेतन जी हमारे प्रधान जी आज हमारे बीच हैं, और अतुल भाई हमारे इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सुरेश अरोड़ा जी ट्रेजरर हैं, और राजेश राठौर जी पूरी टेक्निकल टीम देखते हैं, और अजय त्यागी जी भी इस संस्था में जो उनको जिम्मेवारी दी जाती है वो करते हैं। अशोक कालरा जी, रोचकपुरी जी, संजय सिंगल जी, सभी अपना अपना दायित्व जब जब जो दिया जाता है उसको निभाते हैं। सुनील दोस्तों डेंगटी हनुमान जी का काम करते हैं हमारा। ठीक है, थैंक यू विजेंद्र जी, थैंक यू। जिस भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है, कोई भी एक्सपीरियंस है लास्ट वीक का, आप जल्द से जल्द उसको शेयर करें, ताकि हम आज के स्पीकर को ज्यादा टाइम देंगे, सुनने का मौका देंगे। एक या दो शेयरिंग मैं लूंगा। कोई किसी की शेयरिंग है? नहीं है। दोस्तों मैं एक चीज बताता हूँ, सारा खेल मन का है। जब हमारा मन कमजोर होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए समस्या बन जाती है, और जब हमारा हमारी परिस्थिति हमारे लिए समस्या बनती है तो मन मन का रूप जब हम स्थिर कर लेते हैं तो वही समस्या हमारे लिए चुनौती बनती है, और वही मन जब हमारा सशक्त और पावरफुल होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है। दोस्तों सारा खेल मन का है। इसलिए दोस्तों जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो वही मन हमारा बिहेवियर, और हमारे बिहेवियर में पॉजिटिविटी और पावरफुल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आपको अपने मन को शांत और स्थिर करेंगे वही चीजें आपके लिए चेंज हो जाएंगी। सारा खेल मन का है। आज कोई अगर शेयरिंग नहीं है तो मैं आज के स्पीकर को आज इनवाइट करता हूं। अभी कोई शेयरिंग नहीं है? रंजीत सुनील जी, भाई। सुनील जी, जी सुनील जी। जी, जी क्या सर। ना स्पीक। हाँ, रणवीर सर। रणवीर सर हमारे लियाफी के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के, आज हमारे बीच हैं। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सुनील जी। जी मैं बिजनेस से रिलेटेड तो कोई शेयरिंग नहीं करूंगा, लेकिन जी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। आज जी हिमांशु जोशी जी जैसे लब्ध प्रतिष्ठित और एजेंट्स कम्युनिटी के लिए बिल्कुल तन मन धन से जो हमारे बीच में जो काम कर रहे हैं और हमको प्रेरणा दे रहे हैं, मैं उनका आपके इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैं पूरे एफपीआरटी प्लेटफॉर्म को या इस मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सहयोग, पूरे चाहे वो राजेश जी हो जिन्होंने स्टार्टिंग की, अतुल जी हो, आप हो, सभी लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत इस मंच की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और ये आशा करता हूं कि भविष्य में ये एफपीआरटी चैनल हमारे 14 लाख एजेंटों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करता रहेगा, और हम लोगों का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू रणवीर सर, थैंक यू। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। वैसे हिमांशु जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। हिमांशु जी पोइट हैं, ऑथर हैं, और क्रिएटिव पेंटर भी हैं। उनका 28 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में और काउंसलिंग में, और अगर बोला जाए तो 65,000 आवर्स उन्होंने काउंसलिंग को दिए हैं। 3 लाख लोगों की लाइफ को टच किया है। 240 मूवी बेस उनके मॉड्यूल हैं, लर्निंग मॉड्यूल। लर्निंग और मोड। हाँ जी सर। हाँ जी सर। और दी उनको और दो दो उनको अवार्ड मिले जो हैं। 2 अवार्ड मिले हैं। ये आवाज कैसे गूंज रही है? आवाज कैसे बन रही है? सर एक बार सबको अब म्यूट एक कर बार दो। सबको म्यूट कर दो। हेलो। दी मोस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग अवार्ड उनको मिला है। दी मोस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड उनको मिला है। ऑथर हैं वो आस्क द विनर द इंश्योरेंस प्रोफेशनल उनके लिए। और उन्होंने एक अपनी क्रिएटिव ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग टूल बनाया है, फैमिली फर्स्ट डायरी उन्होंने बनाई है।
और उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 131 दिन लगातार 131 सिटीज में लगातार 131 ट्रेनिंग उन्होंने दी है, और उनको एमडीआरटी यूएससी के प्लेटफॉर्म पे एज ए स्पीकर इनवाइट किया गया था। और उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है, क्रिएटर ऑफ एडवाइजर आइडेंटिटी के लिए उन्होंने सिंबल बनाया है। वो चाहते हैं वन वर्ल्ड, वन प्रोफेशन, वन सिंबल, वन ड्रेस कोड होना चाहिए, और उनका मिशन है रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, आज हमारे बीच ऐसे स्पीकर हैं, इनको कैसे इनवाइट करना है एफपीआरटी के सभी लोग जानते हैं। प्लीज वेलकम सर, वेलकम हिमांशु सर। नाउ स्टेज इज योर सर। वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा मेरे बारे में बताया, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और आज के सेशन में अगले 45 मिनट में आप लोगों से जो बात करने वाला हूं, मेरा वादा है आपसे। आप ऑलरेडी इंश्योरेंस में बहुत सारी ट्रेनिंग लेते हैं, फील्ड का अनुभव है, और मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो है मार्केट, और जो सबसे बड़ा प्रोफेसर है वो है कस्टमर, है ना। सो मार्केट और कस्टमर जो सिखा सकता है वो और कोई भी व्यक्ति नहीं सिखा सकता है। फिर भी मेरे पास कुछ अनुभव है आपके साथ शेयर करने के लिए, और कुछ बातों के लिए हो सकता है आप डिसएग्री हो, पर इट्स ओके। मुझे मेरे विचार शेयर करने का अवसर मिला है तो मेरे विचार शेयर कर देता हूँ। देखिए, समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि 154 साल हो गए लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भारत में आए हुए। इन 154 सालों में एक इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर काम नहीं हुआ है। ये जो जितनी भी समस्याएं आ रही है ना आपको, वो उसी लिए आ रही है कि एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी अभी हमारे सामने शुरू हुई है, और वो इतना एग्रेसिवली मार्केट में हो गई है कि हर व्यक्ति के मुंह पे म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है और लोग उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और वो जरूरी नहीं है ना, मैं अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। लेकिन जो चीज जरूरी है ना, सांस लेना और पानी पीने से भी ज्यादा जरूरी है जो जीवन बीमा, उसके बारे में लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। चार दोस्त जब आपस में बात करते हैं तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर को भगा दिया, इस बात को अपने वीरता के किस्से के रूप में सुनाते हैं कि अरे मेरे पास भी आता है, मैं तो भगा देता हूँ ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एजेंट ही रह गया है, उसे एडवाइजर बनने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। ये सारी समस्या वहीं से शुरू होती है। तो म्यूचुअल फंड सही है वाला जो एड आपने सुना होगा, अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड ही सही है करके बेचा जा रहा है उसको, है ना। कस्टमर भी ये समझ रहा है कि म्यूचुअल फंड ही सही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उधर सलाह देने वाले लोग कौन है? वो न्यूज़पेपर में ऐड आता है, टीवी में ऐड आता है, वो धोनी भी आकर बोल रहा है, और फिर अपना सचिन भी आकर बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, और आपको और मुझे भी लगता है कि हाँ हाँ सही है, सही है। पर क्या वास्तव में सही है? मेरा विषय आज ये है कि क्या म्यूचुअल फंड वास्तव में सही है। देखिए, मेरे कुछ वीडियोस आप देखेंगे, खासतौर से सेल्स प्रेजेंटर न्यू नाम का वीडियो, मैंने उसमें एक बहुत चीज आग्रह के साथ बताई है कि अगर कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर जो है, पहले तो एजेंट और एडवाइजर का 1 मिनट में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। एजेंट जो है वो एक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा है। कंपनी से इंफॉर्मेशन ली कि नया प्रोडक्ट आया है, और ये इंफॉर्मेशन जाकर उसने अपने प्रोस्पेक्ट को दे दी, प्रोस्पेक्ट ने उसको चेक दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया, वो डॉक्यूमेंट और चेक उठाकर उसने कंपनी को ले जाकर दे दिया। ये जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसका हिस्सा बनकर अगर व्यक्ति रह जाएगा तो एक्चुअली उसका करियर खत्म हो चुका है, उसे पता चलना बाकी है ना। सो भविष्य जो है वो इंश्योरेंस एडवाइजर का भविष्य है। दादाजी का जमाना गया, पिताजी का जमाना गया, मेरा जमाना भी गया। अब जो नई जनरेशन आ रही है उसे ये चीज समझ में आ रही है कि हमें एडवाइस चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ओवरलोडेड है। ऐसी सिचुएशन में जब मेरा एडवाइजर जाता है मार्केट में और वो अगर नीड बेस्ड सेलिंग नहीं करता है, तो ये समस्या आती है कि भैया म्यूचुअल फंड ले लूंगा और 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लूंगा मैं। ये जो मिसकंसेप्शन है, ये क्यों आया? क्योंकि एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, वो चाहता है, इंश्योरेंस एजेंट चाहता है कि सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस में ले लूं। सपोज उदाहरण के तौर पे संदीप पाठक जी हैं, उनके पास 1 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, और ये गलती से पता चल जाता है एजेंट को कि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। वो कोशिश करता है कि सारा का सारा रुपया जो है वो इंश्योरेंस में ले आए, क्योंकि पीछे टारगेट का प्रेशर है ना। उस चक्कर में क्या होता है, अननोइंगली हम कस्टमर को ये सिखा देते हैं कि ये सारा पैसा एक जगह पर जाना चाहिए। तो कस्टमर बोलता है नहीं, मैं सारा पैसा इंश्योरेंस में नहीं डालूंगा, मैं सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालूंगा, या जमीन ले लूंगा, या मैं गोल्ड ले लूंगा, या इधर उधर कर दूंगा, एफडी कर दूंगा। सो पॉइंट नंबर वन क्या समझना है? नीड बेस्ड सेलिंग। उसके लिए लाइफलाइन बैलेंस शीट करके मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, मैं भेज दूंगा सर को,
अपने सुनील जी को, ताकि वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बहुत सारे लोगों के पास होगा ही, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, हिमांशु जोशी टाइप करेंगे, ट्रेनर हिमांशु टाइप करेंगे, वहां फॉर्मेट मिल जाएगा, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका, है ना। तो उस फॉर्मेट का अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे लाइफलाइन बैलेंस शीट का, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जिंदा रहा तो क्या, कौन कौन सी नीड आएगी, और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो कौन कौन सी नीड आएगी, इन सब चीजों के ऊपर जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट फिट होते हैं। मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करता हूं कि आप उस प्रोस्पेक्ट को ऐसा बताइए कि देखिए सर, कोई भी इन्वेस्टमेंट के जो हम अलग अलग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, फिर चाहे तो आप सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव वाला ले लीजिए, या लाइफलाइन बैलेंस शीट वाला ले लीजिए, या अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ वाला ले लीजिए, या 3 प्रोबेबिलिटीज एंड 2 प्रायोरिटीज ले लीजिए, या फिर आप खाना न रह जाए वाला कंसेप्ट ले लीजिए, कोई भी कंसेप्ट ले लीजिए, ये सारे यूट्यूब पे मेरे चैनल में मिल जाएंगे आपको, सेल्स प्रेजेंटर न्यू वाले वीडियो में। उसका एंड कैसे होता है, कोई भी पिच का एंड कैसे होता है, कि इस खासियत की वजह से ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आपका टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग है, उसका 60 to 70% पैसा जीवन बीमा में आना चाहिए। बाकी तो अब समझिए बहुत ध्यान से, जब मुझे पहले से ही पता है रणवीर जी, जब मुझे पहले से ही पता है कि ये प्रोस्पेक्ट के मन में ये चल रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड लूंगा, या मैं गोल्ड लूंगा, या जमीन लूंगा, या शेयर लूंगा, तो हम पूरा का पूरा पैसा हमारी तरफ खींचने की कोशिश न करें एजेंट की तरह, और एक एडवाइजर की तरह पहले से ही बोल दें कि आपका 60 to 70% पैसा ही इंश्योरेंस में आना चाहिए। तो हमने 30 to 40% पैसा किसके लिए छोड़ दिया, उसकी जो अतृप्त वासना है म्यूचुअल फंड की, एसआईपी की, उसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे कि ठीक है आप बिल्कुल करिए, म्यूचुअल फंड भी करना ही है, मना नहीं है। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, हम रस्साकसी शुरू कर देते हैं, नहीं म्यूचुअल फंड सही नहीं है ना, म्यूचुअल फंड मत लो, तो वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो उसको बोले बिल्कुल म्यूचुअल फंड भी लेना है, और आपको गोल्ड भी लेना है, और आपको एफडी भी कराना है, और पीपी। क्यों, कारण है इसके पीछे, आप सब लोग जानते ही हैं, मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं। कुछ नीड ऐसी होती है, शॉर्ट टर्म नीड होती है, प्रोस्पेक्ट को बताना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म नीड यानी 10 साल के अंदर अंदर जो आने वाली नीड है, वो अलग प्रकार की नीड है, और उसके लिए अलग प्रकार का प्रोडक्ट है। 10 से 20 साल के बीच पीरियड की जो नीड है, वो मिड टर्म नीड कहलाती है, और उसके लिए अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। और 20 साल से ज्यादा की जो नीड है, वो अलग प्रकार की नीड है, और उसके लिए अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो आपका गोल्ड है या एफडी है इसका पर्पज अलग है ना। तो जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिए, पर्पज बेस्ड सेलिंग या नीड बेस्ड सेलिंग, है ना। तो पहले पर्पस क्लियर करवा लीजिए, भाई तुम ये क्यों ले रहे हो, म्यूचुअल फंड ले लीजिए। मैं उसको बोलो सामने से, मैं खुद आपको बोलता हूँ म्यूचुअल फंड ले लीजिए, सारा का सारा म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एग्रीड, लेकिन पर्पस क्या है आपका, है ना, पर्पस क्या है, क्यों। देखिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ डायलॉग्स बताता हूँ। उसको बोलिए कि देखिए सर, म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड ही सही है, इन दोनों में से किस सेंटेंस के आधार पर आप डिसीजन ले रहे हैं, पहले तो मुझे बता दीजिए। उदाहरण के तौर पे, अच्छा 99.9% केसेस में वो म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसको लगता है रिटर्न ज्यादा है वहां पे, है ना। तो तुरंत आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा से इस चीज में बिलीव करता हूं कि जो प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा, है ना। सेलिंग इज नॉट अबाउट टेलिंग, इट इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस एट राइट टाइम इन राइट वे। तो बजाय इसके कि आप उसको बताएं कि नहीं म्यूचुअल फंड लो या मत लो, आप उसको पूछिए कि पर्पस क्या है सर आपका पर्पस क्या है, आपका टेन्योर कितना है। तो अच्छा, वो बोलेगा नहीं म्यूचुअल फंड लूंगा, उसको पूछे क्यों, पर्पस क्या है, तो वो बोलेगा नहीं उधर रिटर्न ज्यादा है। मोटे मोटे केस में इंश्योरेंस वहीं पे मात खाता है, रिटर्न ज्यादा है उसमें, जमीन में रिटर्न ज्यादा है, गोल्ड में रिटर्न ज्यादा है, पीपीएफ में 8.5% मिलता है, रिटर्न ज्यादा है। तो उसको बोले ठीक है सर, एक बार के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि रिटर्न ज्यादा है, पर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि रिटर्न ज्यादा है या ज्यादा रिटर्न की संभावना है। लिख लीजिए, हायर रिटर्न एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न, इन दोनों में बहुत भयंकर अंतर है। हायर रिटर्न एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न, तो बजाय इसके कि आप उसको बताएं, है ना एसके नायक साहब, बजाय इसके कि आप उसको बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ है, आप उसको पूछिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है या ज्यादा रिटर्न की संभावना है। तो ये प्रोस्पेक्ट को बोलना पड़ेगा कि संभावना है, गारंटी नहीं है वहां पर। तो उसको बोले कि बिल्कुल ठीक बात है सर, उसमें संभावना है ज्यादा, क्योंकि अगर उसमें रिटर्न ज्यादा होने की गारंटी होती तो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो चुके होते मार्केट से,
है ना, सब कुछ खत्म हो चुका होता, खाली वही चल रहा होता, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उधर कुछ समझने जैसी चीज है। तो पहली चीज हमने ये एस्टेब्लिश कर दी हमारे प्रश्न पूछकर कि संभावना है। दूसरा, फिर उसको बोलना है कि ओके उमेश जी, मुझे बताइए कि आपके बेटे के हायर एजुकेशन कंफर्म है कि संभावना है? आपके बच्चे के हायर एजुकेशन कंफर्म है कि संभावना है? बोलेगा नहीं, वो तो कंफर्म है। अच्छा, कंफर्म कंफर्म है। पूरा। तो सुनील जी, अगर आपके बच्चे का हायर एजुकेशन कंफर्म है तो उसके लिए जो प्लानिंग करनी है वो इंस्ट्रूमेंट भी कंफर्म वाला होना चाहिए, न कि संभावना वाला, है ना। जी आपके बच्चे का एजुकेशन कंफर्म है, हायर एजुकेशन, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी कंफर्म वाला। आप बच्चे को ऐसा नहीं बोल पाएंगे, देख बेटा तेरे लिए मैंने प्लानिंग तो की थी पायलट बनने की, लेकिन हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया और रातों रात गड़बड़ हो गया, तो अब तू ग्राउंड स्टाफ बन जा। देख मेरा इंटेंशन सही था बेटा, मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये तो मार्केट में ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया। आप ये नहीं बोल पाएंगे, आप कॉलेज के प्रिंसिपल को नहीं बोल पाएंगे ये बात कि मेरा इंटेंशन तो बहुत सही था और मुझे बोला भी था मेरे एडवाइजर ने कि इसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो कस्टमर को बोलिए कि देख सर अच्छा मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। आप कस्टमर, और ये हिम्मत अतुल जैन जी, आप इस हिम्मत से बोलना शुरू कर दीजिए प्रोस्पेक्ट को। को बोलिए कि सर मैं गया भाड़ में, आज के बाद आप बोलोगे ना तो मैं तो आप मेरे मोबाइल में से आपका नंबर डिलीट कर दूंगा आपके सामने, और आपके मोबाइल में मेरा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? अब ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा बोलकर सुनिए, बोलिए ऐसा करके उसको बोलिए कि मेरी बात अब बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि मैं आपको बॉन्ड पेपर के ऊपर लिख कर दे रहा हूं कि मिनिमम इतना मिलेगा ही, ऊपर जो भी मिले वो आपका किस्मत। और क्या वो सामने वाला व्यक्ति लिख कर दे रहा है कि मिनिमम इतना मिलेगा ही? अगर वो लिख कर दे रहा है, मैं आपको बड़े चैलेंज के साथ बता रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने लोग जब सेल्स कॉल पे जाते, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बुरा लगेगा सुन के, प्रॉब्लम ये है कि सुनील जी, इंश्योरेंस एजेंट को है ना कस्टमर एवं ही समझ लेता है, उसको लगता है ये इधर से गुजरा था, सोचा मिलता चलो टाइप का एजेंट है ना। क्योंकि हमसे पहले जो हमारे पूर्वज आए थे, है ना, तो उन्होंने जाकर इंश्योरेंस की बैंड बजा दी है, झोला छाप एजेंट की इमेज बना रखी है, तो उसको लगता है तुम भी वैसे ही हो। तो उसको आप मार्केट में जाते हैं रणवीर जी, क्या आप अपनी चेकबुक लेकर जाते हैं? कस्टमर के सामने चेक निकालिए, साइन करिए और उसके सामने टेबल पे रख दीजिए कि अगर म्यूचुअल फंड वाला लिख कर देता है कि हाँ इतना % रिटर्न की गारंटी देता है, ये मेरा भी 2 लाख रुपए डलवा देना उससे। तब उसको समझ में आएगी कि इस बार गलत आदमी से पाला पंगा ले लिया है मैंने, ये इधर से गुजरा था टाइप का व्यक्ति नहीं है। तो उसको वो खुद बोलेगा, देखो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बोलेगा नहीं नहीं उधर तो मतलब चांस है। तो उसको बोलो तो फिर मुझे बताइए कि आपके बेटे के हायर एजुकेशन का चांस है क्या या कंफर्म है? तो सर्टेन नीड सर्टेन प्रोडक्ट, ये टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए। सर्टेन नीड है, अगर कंफर्म नीड है तो उसके लिए कंफर्म रिटर्न वाला प्रोडक्ट चाहिए। सर्टेन नीड के सामने सर्टेन रिटर्न वाला प्रोडक्ट चाहिए, और वो सर्टेन नीड रिटर्न वाला प्रोडक्ट इंश्योरेंस ही क्यों है मैं अभी बताऊंगा आपको। सो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, लोग क्यों प्लानिंग करते हैं इसके नायक जी? लोग प्लानिंग करते हैं बच्चे के शादी के लिए। तो उसको बोलिए, पूछिए फिर से कि सर आपकी बेटी की शादी कंफर्म है कि संभावना है? नहीं नहीं कंफर्म है। तो जो चीज कंफर्म है उसकी प्लानिंग के लिए आप ऐसा प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं जिसमें संभावना है? तीसरा, रिटायरमेंट कंफर्म है कि संभावना है? नहीं, रिटायरमेंट तो कंफर्म है, आप चाहो या ना चाहो। भाई सुनील जी, पुराने जमाने में क्या होता था भाई, 58 साल में 60 साल में रिटायर कर देते थे आप। एक्चुअली उस समय आपकी एनर्जी होती थी, नॉलेज होता था, है ना, और उस समय एक्चुअली आप काम के होते थे उसी समय, जिंदगी भर के नॉलेज का। उस समय गवर्नमेंट और कंपनी बोलती है घर बैठ जाओ। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब है ना 50 साल में ही लोग घर बिठाने लग जाएंगे, क्योंकि नई जनरेशन बहुत तेजी से टेक ओवर कर रही है। तो आप चाहो या न चाहो आपको रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा, यानी कंफर्म है ना। तो अगर रिटायरमेंट कंफर्म है तो उसके लिए आप ऐसा प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं जिसमें संभावना है? तो वो भी वहां पर भी फिट नहीं बैठता है, ठीक है। इसके बाद, मृत्यु कंफर्म है कि संभावना है? नहीं, मृत्यु तो कंफर्म है, कब होगी पता नहीं है लेकिन होगी ये कंफर्म है। यानी मृत्यु के लिए भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी संभावना वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो आपने क्या किया कि आपने इस टेक्निक को बोलते हैं चेंज द पैरामीटर। लिख लीजिए, टेक्निक का नाम है चेंज द पैरामीटर। आपने सफलता के मापदंड बदल दिए, आपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के मापदंड बदल दिए। जहां पर वो व्यक्ति को लगता था कि रिटर्न मापदंड है,
हमने उस रिटर्न मापदंड नहीं होता है जिंदगी में, उसको लेकर रियलिटी जो जिसको अपन रैशनल थिंकिंग बोलते हैं, वहां पर लेकर आ गए उसको, है ना। तो और इस ये हमने किसके मुंह से बुलवाया दक्षेश भाई? ये हमने उसके मुंह से बुलवाया हमने नहीं बोला। और तब टेक्निक नंबर 2 लागू पड़ती है कि पीपल डू नॉट आर्ग्यू विद देयर ओन डेटा। लोग खुद की कही बात को नहीं काटते। आप बोलेंगे ना तो आपकी बात को काटने के लिए तैयार बैठा है वो तलवार लेके। हमारे प्रोफेसर में प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो एजेंट जाता है मार्केट में और उसको लगता है मैंने ज्ञान लिया है, ट्रेनिंग ली है, मैं जाकर उसको बता दूं। वो इस तरह से बात करता है जिसका अर्थ कस्टमर ये लगाता है कि साला मैंने 50 साल घास काटा जिंदगी में, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, अब तू आके मेरे को बताएगा कल का लड़का कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। वहां पर सेलिंग इज नॉट अबाउट टेलिंग, सेलिंग इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट क्वेश्चंस एट राइट टाइम इन अ राइट वे। समझ में आ रही है? सो इस तरह से मैं म्यूचुअल फंड को पोजीशन करता हूं। अच्छा, तो क्या म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, पर किस चीज के लिए लेना चाहिए? म्यूचुअल फंड वहां लेना चाहिए जहां पर संभावना है। या लिख लीजिए लिख लीजिए सभी लोग, अगला कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब रणवीर जी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपके बच्चे का पढ़ाई जो है ना वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में आता है, वो जरूरी है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे अब अच्छा, ये कैसे मालूम करेंगे कौन सी चीज कॉस्ट ऑफ लिविंग है? अच्छा, तो दूसरा क्या होता है पता करते ही ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्लियर हो जाएगा। सेकंड, 2-4 लाइन छोड़कर लिख लीजिए, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, लाइफ कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल। पहला लिखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, दूसरा लिखिए कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है बलराम पांडे जी? तो अब समझिए, ये क्लैरिटी आप अपने दिमाग में भी रखिए कि जहां जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है वहां वहां वो नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए जीवन बीमा से। और जहां जहां कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल आता है उस कॉस्ट को कवर करने के लिए आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा जैन साहब कि ये कौन सी चीज कॉस्ट ऑफ लिविंग है और कौन सी चीज कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल है? बहुत सिंपल है कस्टमर को थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ देते हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि कोरोना के टाइम पे आप 1 साल तक रूम में बंद थे, है ना, घर से बाहर नहीं निकल पाए 5-6 महीने लगातार। उस समय कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस थे जो नहीं हुए, जो उससे पहले होते थे और अभी वापस होने शुरू हो गए? जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना। कोरोना के टाइम पे एक भी न्यूज ऐसी नहीं आई, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना सतीश बोयर जी, कोरोना के टाइम पे एक भी न्यूज़पेपर में या टीवी में न्यूज ऐसी नहीं आई कि रेस्टोरेंट में खाना न खा पाने की वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। एक भी न्यूज ऐसी नहीं आई कि 3 महीने से सिनेमा हॉल न जाने की वजह से 15 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। ऐसी एक भी न्यूज नहीं आई, है ना। एक भी न्यूज ऐसी नहीं आई कि स्विगी और जोमेटो को ऑर्डर न दे पाने की वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए। एक भी न्यूज ऐसी नहीं आई, है ना। सबका जीवन अच्छे से गुजरा और बल्कि और ज्यादा अच्छे से गुजरा क्योंकि घर का बना खा रहे थे, है ना। और घर का बना, मेरे भी फेसबुक पे उस टाइम के वीडियो देखेंगे, मैं भी ब्रेड भी घर पे ही बनाता था मैं तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है ना। सो मैंने सारे घर जो भी खाना बनाता था सबके वीडियो फेसबुक पे लाइव कर देता था मैं, देखो आज ये बना रहा हूँ, आज वो बना रहा हूँ, आज वो बना रहा हूँ, और वेराइटीज बना बना के खाई। तो कौन कौन से खर्चे, जैसे घूमने नहीं गए, हम घूमने नहीं गए उस 2 साल तक बाहर, गोवा भी नहीं गए और बैंकॉक भी नहीं गए, तो लेकिन कोई मरा नहीं उसकी वजह से। यानी वो जो एक्सपेंसेस थे ना वो सब लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस थे जिनके न होने पर भी जीवन बहुत आराम से गुजरा। तो अब चेक कर लीजिए कि कौन कौन से खर्चे, हाँ बिल्कुल खाने का खर्चा तो हुआ था, पढ़ाई का खर्चा भी हुआ था बाकायदा, और पेट्रोल का खर्चा बंद हो गया लेकिन वो वापस शुरू हो गया। तो वो सारे कॉस्ट ऑफ लिविंग कहलाता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है आपके जीवन का वो इंश्योरेंस से कवर होना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल जो है वो म्यूचुअल फंड से होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे आप प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि रणवीर जी आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड लीजिए, लेकिन किस चीज के लिए मैं आपको बता देता हूं। अश्विनी जी आपको क्या करना है, आपको लगता है कि नहीं मैं रिटायर होऊंगा ना तो एक मस्त फार्म हाउस बनाऊंगा और उसमें गायें रखूंगा और खुद का अनाज उगाऊंगा और खाऊंगा और नदी के किनारे जमीन लूंगा, बिल्कुल उसके लिए म्यूचुअल फंड लीजिए। उसके लिए म्यूचुअल फंड लीजिए, 2-2 हजार का एसआईपी करवाइए, ताकि जब आप रिटायर हो जाएंगे और 2 करोड़ रुपए मिलेगा तो आप एक फार्म हाउस बना लीजिए। लेकिन अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं,
अपन 2 बेडरूम हॉल किचन लेके भी चला लेंगे, जिंदगी में कुछ ज्यादा घट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने बच्चे के एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में डाल दिया पैसा और वो 1 करोड़ नहीं हुआ, और अगर वो पायलट नहीं बन पाया, तो बहुत कुछ घट जाएगा उसके जीवन में। राइट और रॉन्ग? तो म्यूचुअल फंड लेना है आपको, बिल्कुल लेना है, लेकिन वो किस चीज के लिए लेना है? लाइफस्टाइल, यानी फार्म हाउस बनूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि नहीं मैं रिटायर होऊंगा ना, तो मैं रिटायर होने के बाद है ना पूरा वर्ल्ड टूर करूंगा वाइफ के साथ, वेरी गुड, उसके लिए म्यूचुअल फंड में डालिए पैसा। उसके लिए 2-2 हजार रुपए का एसआईपी करवाइए, 5 हजार का एसआईपी करवाइए, ताकि रणवीर जी आप जब रिटायर हो जाएं, शर्मा जी, तब आप रिटायर हो जाएं, तब आपको 2 करोड़ मिलेगा और आप अपनी वाइफ को लेकर बिजनेस क्लास में पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो कोई बात नहीं, अपन गोवा और शिमला जाके भी चला लेंगे, कुछ घट नहीं जाएगा जीवन में। लेकर अगर बेटी की शादी के लिए म्यूचुअल फंड में डाल दिया पैसा और नहीं हुआ पर्याप्त पैसा, तो बहुत कुछ घट जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये प्रोस्पेक्ट को बताइए ये सारे एग्जांपल। अच्छा, अब ये कौन सी मैं टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूं? टेक्निक लिख लीजिए, इस टेक्निक का नाम है परिचित से अपरिचित। नोन टू अननोन बोलते हैं इसको, परिचित से अपरिचित। यानी मैं एक ऐसे उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे वो ऑलरेडी परिचित है कि हाँ यार, फार्म हाउस बनेगा नहीं बनेगा, 2 बेडरूम और किचन बन जाएगा, कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पायलट की जगह स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, तो बहुत कुछ घट जाएगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये चीजें उसको समझ में आती है ना? और आप पूरे मेरे इस रिकॉर्डिंग को वापस से सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं प्रश्न पूछकर चीज को मेरे कंट्रोल में ले रहा हूं, क्योंकि मैं इस चीज में स्ट्रांगली मानता हूं कि जो प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर लेकिन ठीक बात है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि किस चीज के लिए कौन सा है? बहुत सिंपल है, शॉर्ट टर्म जो होता है ना, 10 साल के अंदर अंदर की जो नीड है ना, वो सेविंग से पूरी होती है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जिसको अनफॉर्चुनेटली, मैं फिर से बोल रहा हूं सुनील जी, अब कुछ लोगों को बुरा लगता है ना, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री गलत लोगों के हाथों में है ना। मैं मतलब आईआरडी के चेयरमैन का नाम नहीं ले सकता, पर वहां से लेकर और पियोन तक सब गलत लोगों के हाथों में इंडस्ट्री है, इसलिए एक इंश्योरेंस एडवाइजर की बैंड बजी हुई है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इंश्योरेंस को पहले तो एक टैक्स सेविंग प्रोडक्ट के रूप में बेचा गया। इंश्योरेंस मतलब लोगों के लिए क्या, अब मार्च में आना भैया, मार्च में आना, एक लंबे समय तक हमने ये डायलॉग झेला है, मेरा टैक्स प्लानिंग तो हो गया। अरे भैया, टैक्स प्लानिंग का क्या लेना देना है इंश्योरेंस से? आपके बच्चे के पढ़ाई का जो पैसा चाहिए उसका टैक्स लिमिट से क्या लेना देना है? लेकिन हमने टैक्स सेविंग के रूप में बेचा। तो अनफॉर्चुनेटली टैक्स सेविंग से हटते ही सीधे म्यूचुअल फंड पे शिफ्ट हो गए हम लोग। इंश्योरेंस को कभी भी लोगों ने प्रोडक्ट के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में देखा ही नहीं, किसी चीज के लिए करना है, न कि नीड के लिए। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि हमने इंश्योरेंस को पहले सेविंग के रूप में कर दिया कि टैक्स बचेगा, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट में ले आए। और बाप रे, बुलवाइए मत मेरे से, 2005 में जो कांड शुरू हुए यूलिप के नाम पे, है ना, मैं तब भी बोलता था लोगों को कि बिना नीड एनालिसिस के मत बेचिए, लोगों को शक्ल दिखानी भारी पड़ गई थी, है ना। लोगों ने यूलिप में 42% रिटर्न बता बताकर बेचा है, परिणाम क्या हुआ वो आपको पता है ना। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, कस्टमर को बोल दीजिए सर 3 अलग अलग कैटेगरी की चीजें होती है, लिख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए, सेविंग 3 लाइन छोड़कर उसके नीचे लिखिए इन्वेस्टमेंट, और 3 लाइन छोड़कर नीचे लिखिए इंश्योरेंस। तजिंदर भाटिया जी, सेविंग अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, और इंश्योरेंस अलग चीज है, वो अलग वर्टिकल है, वो अलग कैटेगरी है। हमने गलती क्या कर दी, हमने गलती ये कर दी कि इंश्योरेंस को या तो हम सेविंग के रूप में बेचने की कोशिश करते हैं या इन्वेस्टमेंट के रूप में बेचने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते ही हम दूसरों के सर्कल में घुस जाते हैं जहां पर वो उसका होम पिच है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट के रूप में बेचोगे अश्विनी जी, तो आपको म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट खा जाएगा रिटर्न में, और आप सेविंग के रूप में बेचोगे तो आपको एफडी और पीपीएफ खा जाएगा। जबकि इंश्योरेंस अलग वर्टिकल है, तो ये पता कैसे चलेगा कौन सी चीज क्या है? मेरा डेफिनेशन है, ये जरूरी नहीं है कि आप इससे सहमत हो चंद्रकांत पटेल जी, पर मेरा डेफिनेशन ये, सेविंग जहां लिखा है वहां पर लिख लीजिए एट द टाइम ऑफ एंट्री। सेविंग किसे कहते हैं ये प्रोस्पेक्ट को बताना है। मैं एडवाइजर हूं, आप प्रोस्पेक्ट हैं, ऐसा समझकर मैं पिच कर रहा हूं, ठीक है। तो आप प्रोस्पेक्ट को पूछिए सर सेविंग किसे कहते हैं? सेविंग का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ एंट्री, टर्म फिक्स, रिटर्न फिक्स। लिख लीजिए, टर्म भी फिक्स है, यानी टेन्योर जो है वो भी
एट द टाइम ऑफ एंट्री फिक्स कर देना पड़ता है आपको कि हाँ, और रिटर्न भी फिक्स होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे राहुल शाह जी, आप बैंक में जाते हैं एफडी, वो पूछते कितने टाइम का करवाना है, आप बोले 5 साल का करवाना है, उस समय आपको बोल देना पड़ेगा कितने टाइम का है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कर दो सर देखा जाएगा जब मर्जी होगी आ जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, बोले तो सेविंग में रख लो अकाउंट में पैसा, जब मर्जी हो तब आना तो सेविंग में रख लो। लेकिन एफडी करवानी है तो टर्म फिक्स कर देना पड़ता है, और जैसे ही आप टर्म फिक्स बताते हो कंपनी बैंक जो है वो आपको रिटर्न फिक्स बता देता है, अगर 3 साल का है तो इतना रिटर्न मिलेगा। यानी एट द टाइम ऑफ एंट्री टर्म भी फिक्स है, रिटर्न भी फिक्स है, उसे सेविंग कहते हैं। पीपीएफ हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दोनों चीजें एट द टाइम ऑफ एंट्री फिक्स हो जाती है, उसे सेविंग कहते हैं। और ये सेविंग जो है उसके आगे जहां खाली जगह है वहां लिख दीजिए, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के काम लगता है, ये कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के काम नहीं लगता है, या कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोग पीपीएफ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग मानते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर आप चेक करेंगे, मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा म्यूचुअल फंड के रेफरेंस में भी, जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो 88%, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑफिशियल डेटा बोल रहा हूं, 88% लोगों का रिटायरमेंट बहुत बुरी स्थिति में गुजरता है, जिसे वो मिजरेबल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दयनीय स्थिति कहते हैं। तो रिसर्च से ये पता चला कि क्या उन लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की थी, तो जवाब मिलता है नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग की थी, उनका पीपीएफ भी था और ग्रेच्युटी भी था, तो फिर दयनीय हालत कैसे हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने लोन उठा लिया। आप अपने पापा का जमाना याद करिए, उस समय कुछ भी प्रॉब्लम होती बोले म्यूचुअल उसमें ग्रेच्युटी से लोन उठा लिया साहब, बच्चे का पढ़ाई आया बोले रिटायरमेंट फंड में पीपीएफ में से लोन उठा लिया। तो 88% लोग लोन उठा लेते हैं पीपीएफ और ग्रेच्युटी से। तो देखने सुनने में लगता है कि वो तो रिटायरमेंट के लिए पीएफ अकाउंट खुलवाया था, लेकिन रिटायरमेंट तक कोई उसका वेट नहीं करता है, तो वो भी शॉर्ट टर्म में ही नेचर में आ जाता है। तो लेकिन दूसरा ऑप्शन और है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेरी गुड। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ एंट्री, एट द टाइम ऑफ एंट्री टर्म नॉट फिक्स, रिटर्न नॉट फिक्स, न तो टर्म फिक्स है और न रिटर्न फिक्स है, ऐसी जो भी व्यवस्था है उसे आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं। आपने जमीन खरीदी, आपने अभी रजिस्ट्री की, 15 मिनट बाद कस्टमर मिल गया, आप उसको वापस बेच सकते हैं, ठीक है, उसमें टर्म फिक्स नहीं है। आप चाहें तो 3 पीढ़ी तक भी रख सकते हैं, चाहे तो 3 घंटे में सामने रजिस्ट्री कर सकते हैं। रिटर्न कितना मिलेगा पता नहीं, आपने 1 करोड़ की जमीन खरीदी, हो सकता है 3 घंटे बाद वो 90 लाख की हो जाए, हो सकता है 2 करोड़ की हो जाए, रिटर्न भी फिक्स नहीं है ना। म्यूचुअल फंड, शेयर्स, गोल्ड, यू डोंट नो। लोगों को लगता है गोल्ड में बहुत पैसा है, रिटर्न है। मेरा यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी गोल्ड और लैंड के ऊपर बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया है उसका, है ना, और उसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों को, किसी भी खां को उठा के ले आना, आप उस वीडियो को दिखा के उसका तोड़ बता दे, मेरे लॉजिक जो मैंने दिए हैं उसका। सो लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि रिटर्न ज्यादा मिलता है, पर वो कंफर्म नहीं है ना। सो इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जहां पर एट द टाइम ऑफ एंट्री न टर्म फिक्स है न रिटर्न फिक्स है। तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है, हाइब्रिड है। इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस में होता है एट द टाइम ऑफ एंट्री मिनिमम टर्म फिक्स, सॉरी मैक्सिमम टर्म फिक्स, मैक्सिमम टर्म फिक्स है, मिनिमम रिटर्न फिक्स है, ठीक है। सुरेश कुमार अरोड़ा जी, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो मैक्सिमम टर्म फिक्स हो जाता है कि 30 साल का टर्म मिलेगा, 25 साल, मृत्यु अगले मिनट भी हो सकती है आपकी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टर्म फिक्स हो जाता है और मिनिमम रिटर्न फिक्स हो जाता है। भैया तुमने भले मंथली प्रीमियम भरा है, लेकिन फिर भी तुम्हारा सम एश्योर्ड तो कंफर्म है ना। तो इतनी ब्यूटीफुल चीज जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा हाइब्रिड क्वालिटी की चीज है, और इसीलिए बोलते हैं ना कि एक एक्सट्रीम है, टर्म भी फिक्स है, रिटर्न भी फिक्स है, एक दूसरे एक्सट्रीम पे है, ना टर्म फिक्स है ना रिटर्न फिक्स है। लेकिन भारतीय जो सामाजिक परिवेश है, हमारा आर्थिक परिवेश है, वहां पर हाइब्रिड प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज को समझना है, इस चीज को समझना है कि एक आम भारतीय परिवार में पैसे को लेकर क्या सिचुएशन है। तो यहां पर मैं जब म्यूचुअल फंड की बात कस्टमर करता है, तो मैं जो आर्ग्यूमेंट देता हूं या जो मैं पॉइंट रखता हूं वो ये रखता हूं
कि मेरे तो मीटिंग की शुरुआत ही मैं ऐसे ही करता हूं कि देखिए सुनील जी, भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। अब देश अमीर है और लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि फाइनेंशियली अनएजुकेटेड सोसाइटी है हमारी। हमें पैसे को हाथ का मैल बताया गया है, दुखों की जड़ बताया गया है, और उसके बाद लक्ष्मी पूजन पे पैसे को रख के पूजा भी करते हैं। तो हाईली कंफ्यूज्ड सोसाइटी है हमारी। पूरे 22 साल के पढ़ाई के क्षेत्र पीरियड में, 22 साल के पढ़ाई के पीरियड में 25 साल हो जाता है, बच्चा पढ़ के बाहर निकलता है, तब तक हमें हमेशा इस चीज, ये सारे डायलॉग यूज करना है आपको मीटिंग में। हमें हमेशा ये सिखाया गया है, पढ़ाई करो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करो अच्छा धंधा कर पाओगे या अच्छे प्रोफेशनल बन पाओगे। हमें पैसा कमाने के बारे में बताया गया है, हमें खर्च करने के बारे में नहीं बताया गया है। और आदमी अमीर अपने कमाने की वजह से नहीं, खर्च करने की आदतों की वजह से बनता है। कस्टमर को बोलिए कि सर, मुझे आकर आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं जिनका 1 लाख रुपया इनकम है महीने का, फिर भी कर्जे में है। उनकी इनकम बढ़ के 1.5 लाख हो जाती है, फिर भी कर्जे में होते हैं, 2 होती है फिर भी कर्जे में होते हैं। ठीक है, ये खर्च कर, जबकि हम ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो सोसाइटी में सिक्योरिटी वाला है जिसकी 13,000 रुपया सैलरी है, वो भी 7,000 रुपया बचा के गांव भेज देता है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये खर्च करने की आदतों की वजह से व्यक्ति बचा पाता है पैसा, न कि इनकम की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली इस विषय पर कोई स्कूल, कॉलेज और परिवार में बात नहीं होती है ना। उस प्रोस्पेक्ट को ये भी बताइए कि देखिए सर, आपने फेसबुक देखा होगा, उसमें क्या है, अपने रणवीर शर्मा जी गए, कहां पे गए, शिमला घूमने गए, फोटो पोस्ट किया उन्होंने, फोटो पोस्ट कर दिया, अरे हम शिमला घूमने गए। फिर उसको देखा देखी, अपने सुनील जी कहाँ गए, बोले हम बैंकॉक जाके आए, फोटो पोस्ट कर दिया उन्होंने, हम देखो बैंकॉक जाके आए। अतुल जैन जी बोले अरे हम तो दुबई जाके आए। लेकिन आप सुनना बहुत ध्यान से, कार खरीदी तो भी फोटो पोस्ट कर देंगे, इवन नया मोबाइल खरीदा तो भी फोटो पोस्ट कर देंगे, अनबॉक्सिंग न्यू फोन। लेकिन इस समाज में कभी भी एक भी पोस्ट आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें उन्होंने ऐसा बताया होगा कि देखो आज हमने हमारे बच्चों के एजुकेशन को सिक्योर कर दिया है प्लानिंग करके, ये हमारी पोस्ट है। कभी भी कार की वो नकली चाबी लेते हो, अच्छा आप देखो सुनील जी, अनफॉर्चुनेट, मैं कार लेने जाता हूं ना, मेरा आप एक भी फोटो ऐसा नहीं देखोगे। कार वाला, कार के शोरूम वाला आपको एक चाबी पकड़ाता है बड़ी सी, है ना, और वो अनवेल करता है, मैं उसको बोलता हूँ भैया लोन पे कर्जे पे कार ली है, सेलिब्रेट कायका करवा रहा है तू मेरे को। ठीक है, दूसरा वो चाबी तो ऐसे देता है जैसे गिफ्ट में दे रहा है मेरे को कार। लेकिन आप गौर करना, हमारा भी दोष है इसमें। हमने कभी, देखो आप ऐसे सैकड़ों वीडियो फोटो देख लेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, हम ऐसे सैकड़ों वीडियो और फोटो मिल जाएंगे जहां पर हम डेथ क्लेम सेटल करने गए हैं और उसका फोटो खींचा है, फिर भले ही वो 72,000 का चेक हो या 3,45,000 का चेक हो, लेकिन हमने पॉलिसी देते हुए का फोटो नहीं लिया है कभी भी। वो न तो प्रोस्पेक्ट पोस्ट कर रहा है कि मैंने मेरा रिटायरमेंट सिक्योर कर लिया आज फाइनेंशियल प्लानिंग पर प्रॉपर करके, और ये मेरे जो बगल में खड़े हैं ये रणवीर शर्मा जी हैं, ये मेरे एडवाइजर है, ऐसा कभी पोस्ट नहीं देखा। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, वो बच्चा जो है ना, वो देख रहा है कि पापा पिज्जा का खर्चा कर रहे हैं, पापा कार खरीद के ला रहे हैं, पापा ने मोबाइल ले लिया, पापा, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं है कि पापा ने इन्वेस्ट भी किया है। तो हमारे समाज में कॉलेज स्कूल से लेके परिवार तक कहीं पर भी पैसा बचाने को लेकर जिक्र नहीं होता है तो एकदम तुमड़ी में चुपके से करके रखते हैं। और कितना चुपके से करते हैं कि 80,000 करोड़ रुपया बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनीज में और पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, कोई क्लेम करने नहीं आया अभी तक, है ना। तो ये प्रोस्पेक्ट को बता दीजिए कि ये फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होने की वजह से ऐसा हो रहा है, और उस अनएजुकेशन का परिणाम क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड ही सही है लगने लग जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड के बारे में वो बोलता है कि नहीं मुझे तो म्यूचुअल फंड ही लेना है। उसको बोलो बिल्कुल लेना है, बिल्कुल लेना है। मुझे एक छोटे से सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए सर, आपके पास एक बाल्टी पानी है, ठीक है, उस एक बाल्टी पानी से आप क्या करेंगे? घर में कचरा पोछा करेंगे, खाना बनाएंगे, या पौधों में डालेंगे? तो कस्टमर क्या जवाब देगा? बोले ऑब्वियसली खाना बनाएंगे, पीने के लिए रखेंगे इसको। एक ही बाल्टी पानी है, राजस्थान में रहते हैं और पानी की तकलीफ है, एक ही बाल्टी पानी है, तो आप क्या करेंगे? बोले खाना बनाएंगे, पीने के लिए रखेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट डे फिर आपके पास एक बाल्टी पानी है, आप बताइए क्या करेंगे? खाना बनाएंगे, पीने के लिए रखेंगे, कचरा पोता वासन धोएंगे, उससे गमलों में डालेंगे, पौधों में, या जो अगरबत्ती से आग लग गई है तकिए पे, बिस्तर पे, उसको बुझाएंगे? तो ऑब्वियसली आग लग गई उसको बुझाएंगे। तो उसको बोला आपने पलटी क्यों मार लिया भैया?
बोले पलटी नहीं मारा, मेरी प्रायोरिटीज, तो लिख लीजिए शब्द, प्राथमिकता क्या है आपकी, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये प्रायोरिटीज के बारे, मतलब आप समझिए कि प्रायोरिटीज के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं होता है हमारे समाज में, परिवार में, कि प्राथमिकताएं क्या है आपकी। और आप देखना किस हद तक, मैं जब आपको बोलता हूं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री गलत लोगों के हाथों में है, उसका परिणाम क्या है? वी लिव इन फाइनेंशियली अनएजुकेटेड सोसाइटी, राहुल भाई, इस हद तक कि मुझे बताइए, अगर आपके पास लिमिटेड 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो आप प्रोस्पेक्ट को पूछिए, तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? नहीं, मुझे सबसे पहले क्या करना है, बच्चों के एजुकेशन और उसके लिए प्लानिंग कर देना है। आपको पता है बच्चों के एजुकेशन और शादी का प्लानिंग सबसे लास्ट में आना चाहिए। ये शायद आपको आश्चर्य होगा बहुत सारे लोगों को सुनकर, बच्चों का एजुकेशन और शादी सबसे लास्ट में आना चाहिए, लेकिन लोग सबसे पहले बच्चों का एजुकेशन और शादी की ही बात करते हैं। किस लेवल का फाइनेंशियल एंड इलिटरेसी आप समझिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए प्रायोरिटी में? सबसे पहले आना चाहिए टर्म प्लान, यानी रिस्क कवर, क्योंकि अगले ये सेंटेंस पूरा होने से पहले मृत्यु हो सकती है आपकी। तो सबसे पहले आता है रिस्क कवर, उसमें रिस्क में भी सबसे पहले एक्सीडेंटल आता है, नेचुरल मृत्यु, 35 साल के व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाएगी, इसकी संभावना कम है, लेकिन एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। तो सबसे पहले पर्सनल एक्सीडेंट प्लान आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए टर्म प्लान, यानी रिस्क कवर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद होना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग, उसके बाद होना चाहिए बच्चे का एजुकेशन एंड मैरिज। और हमारे महान लोग क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, टोटली रिवर्स। सबसे पहले बच्चे का एजुकेशन प्लान करो, टर्म प्लान तो एकदम, टर्म प्लान में क्या मिलता है, टर्म प्लान को लास्ट में रख देते हैं, नहीं। अच्छा, बच्चे के एजुकेशन प्लानिंग में रणवीर शर्मा जी बहुत ध्यान सुनना, आपके एक बेटा है एक बेटी है और आपके पास लिमिटेड 50,000 रुपए है, आप दोनों के लिए एक एक प्लान ले सकते हो 25-25 हजार का, इससे ज्यादा अभी स्कोप है नहीं। तो आप बेटे के लिए एजुकेशन और मैरिज में से किस चीज का प्लानिंग करेंगे, और बेटी के लिए एजुकेशन और मैरिज में से किस चीज का प्लानिंग करेंगे? आप एक का ही कर सकते हैं, बताइए मुझे किस चीज का कर पाएंगे आप? बेटी के लिए, हाँ जी, बेटी के लिए मैरिज का करेंगे, वेरी बेटे के गुड, लिए एजुकेशन। मुर्गा बन जाइए वहीं के वहीं। बिल्कुल बन गया सर। अब आप समझिए, ये भी फाइनेंशियल इलिटरेसी का ही एक प्रमाण है। आपको अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है राहुल शर्मा जी, रणवीर शर्मा जी, तो बेटी के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहिए और बेटे के मैरिज के लिए प्लानिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेटी पढ़ी लिखी है ना, तो आप अंदाजा लगाइए उसके लिए अपने लेवल का लड़का मिल पाएगा। अगर बेटी को आपने पढ़ा लिया 25 लाख रुपए लगाकर, तो अब हायर एजुकेशन जाएगा, तो बेटा भी जमाई भी उस लेवल का मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनका सब कुछ ठीक चल रहा है बेटी के जीवन में, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ी लिखी बेटी है, तो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे पाएगी, पढ़ाई लिखाई का महत्व समझा पाएगी, पढ़ा लिखा पाएगी। चलो ठीक है। अच्छा, अब सपोज उसको शौक लगा कि नहीं मुझे कुछ करना है जिंदगी में, आपने उसकी शादी में 25 लाख खर्च कर दिया, पढ़ाया नहीं, क्या कर लेगी वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट करके? लेकिन अगर आपने उसको पढ़ाया लिखा है, तो अगर कभी भी उसका मूड हुआ कुछ भी करने का, तो उसके लेवल का वो काम मिलेगा उसको। अच्छा, सपोज उसके परिवार में फाइनेंशियल तकलीफ आई और उसने और उसके पति ने डिसाइड किया कि भाई कमाना पड़ेगा, दूसरे मेंबर को भी यानी पत्नी को भी कमाना पड़ेगा। आपने तो शादी में खर्चा कर दिया, पढ़ाया नहीं, तो अभी उसको क्या नौकरी मिल जाएगी मिल मिल के भी भैया। लेकिन अगर आपने उसको हायर एजुकेशन 25 लाख पढ़ाया है, तो क्या होगा? तो उसके लेवल का वो इनकम कमा। समझ में आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ? न करे ईश्वर अगर ऐसा कुछ भी हो कि उसके परिवार में तकलीफ हो, उसके जीवन में तकलीफ हो और संबंध विच्छेद हो जाए, तो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, क्या कर लेगी? डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जिंदगी भर, उसको कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करते रहना पड़ेगा। लेकिन आपने पढ़ा लिखा दिया उसको, लिमिटेड पैसा था फिर भी, तो क्या होगा? वो अपने बूते पे खड़ी रहेगी, स्वाभिमान से जी पाएगी। आप समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन बेटे के शादी के लिए करना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर बेटा पढ़ा लिखा नहीं ना रणवीर शर्मा जी, तो पानी पूरी की लारी लगा के भी जीवन निकाल लेगा अपना। रात को 2 बजे एयरपोर्ट पे ऑटो रिक्शा करके 1.5 गुना भाड़े में अपना जीवन निकाल लेगा वो, है ना। वो ट्रांसपोर्ट नगर जाएगा, ट्रक में से माल उठाकर गोदाम में रखेगा, 10 रुपया पर बोरी लागे, शाम को घर पे खाना लेकर आ जाएगा। भूखों मरेगा नहीं और मरने देगा नहीं घर वालों को, है ना। तो उसकी शादी के लिए क्यों करना है? क्योंकि आपने देखा ना क्या है, अरे वो संजीव है अपना, संजीव शर्मा हाथ से निकल रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, तो मम्मी पापा क्या बोलते थे?
शादी कर दो, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, शादी कर दो, कंधे पे जवाबदारी आएगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। यही तो बेटे की शादी के लिए कंधे पे जिम्मेदारी आएगी ना, तो अपने आप सब सेट हो जाएगा उसका। तो क्योंकि लड़कियों के लिए स्कोप कम है, लड़की रात को 2 बजे ऑटो नहीं चला सकती है 1.5 गुना भाड़ा कमाने के चक्कर में। लड़की ट्रक में से माल उठाकर नहीं रख सकती है गोडाउन में कमाने के लिए, पानी पूरी की लारी नहीं। वो रील वील देखते हैं दिल्ली की, एक आध बड़ा पाव वाली, वो एक आध बड़ा पाव वाली होती है, बाकी बहुत स्ट्रगल होता है लोगों के जीवन में। सो आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, आप इंश्योरेंस एडवाइजर होकर भी अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि बेटे की शादी और बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए करूंगा, तो प्रोस्पेक्ट तो मतलब लिस्ट में ही नहीं है। तो उस लेवल का फाइनेंशियल लिटरेसी है, और तब जब आप उसको ये सारे लॉजिक बताएंगे, जिसको रैशनल थिंकिंग बोलते हैं, तो प्रोस्पेक्ट को समझ में आएगा कि इस बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो जानता है कि वो क्या बात कर रहा है। वो इधर से गुजरा था, सोचा मिलता चलो टाइप करके, मेरे को माल चिपकाने नहीं आया है। ये पॉलिसी बेचने वाला एजेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानता है। और अब आप उसको प्रायोरिटीज बता पाएंगे। ख्याल आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसी रेफरेंस में जब मैं म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि देखिए सर, जीवन में जो प्रायोरिटीज होती है ना, मैस्लो की थियरी आप गूगल करेंगे, आपको मैस्लो की नीड हायरार्की पता है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा। और ये कहानी आपको सुनानी भी है बच्चों को, उसको कि मैस्लो की किस तरह से डिसीजन लिया जाता है किस प्रोडक्ट का। बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास 1 लाख रुपया है, मुझे इस पैसे का क्या करना है, डिस्पोजेबल इनकम है ये, तो मुझे इसका क्या करना है, डिसीजन कैसे लिया जाता है। सुनील रंग जी, एक छोटा सा बच्चा, बर्थडे पार्टी है उसकी जी। उसका जन्मदिन की पार्टी है, केक ला के रखा हुआ है। वो बच्चा क्या करता है, 4 साल का बच्चा क्या कर रहा होता है? क्या कर रहा होता है? हाँ, उस केक को देख रहा था कब कटेगा और कब मुझे मिलेगा। नहीं, नहीं। बड़ा हो गया बच्चा ये तो। वो बच्चा क्या करता है, नजर चुका के सबसे ऊपर जो चेरी पड़ी है ना, वो ले लूं मैं। यस। वो है ना, आप बोलते हैं नहीं बेटा देखो गेस्ट आने वाले हैं, अंकल आने वाले हैं, तेरे फ्रेंड आएंगे, फिर काटेंगे। वो बोले जो गेस्ट को आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, ये चेरी मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, है ना। तो कौन सी नीड होगी, सिक्योरिटी नीड होगी। लिख लो, सबसे पहले सिक्योरिटी नीड को पूरा करना है कि न करे ईश्वर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी सिक्योरिटी क्या, परिवार की सिक्योरिटी क्या, परिवार की जरूरतों की सिक्योरिटी क्या। तो मूल स्वभाव जो है ना आप मनुष्य जाति के मानसिक विकास का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी, और आप बोलेंगे अश्विनी जी की कमाल हो गया, इतना सिंपल था इंश्योरेंस पोजीशन करना, इतना सिंपल था। तो वो जो छोटा बच्चा है, वो मेरे हिस्से में कितना आएगा, पहले उसने मैं सोचा। राइट। और हमारे रणवीर शर्मा जी बोलते नहीं बच्चों की शादी और एजुकेशन करो। अरे बच्चों की शादी बाद में, पहले भैया तेरे को अगर कुछ हो गया तो बागबान और वो अवतार के राजेश खन्ना जैसी हालत न हो जाए, है ना। तो अरे, और अच्छा, फिर बचपन से प्रार्थना से, अब देखो एक्चुअली क्या है, रणवीर शर्मा जी स्कूल जाते थे, प्रार्थना गाते थे, ध्यान प्रार्थना में नहीं होता था। ध्यान होता था वो गरम गरम परोठे की खुशबू आ रही है बैग में उस पे, कि लंच ब्रेक कब होगा। इसलिए वो प्रार्थना मिस कर गए। प्रार्थना में क्या था, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों को जैसे पहले खुद को जय करें। ठीक है। फिर ये भाई साहब फ्लाइट में गए, बैंकॉक ले गए कंपनी इनको, तो भी ध्यान नहीं दिया। बैंकॉक गए तो एरोस्टेस ने बोला था, अनाउंसमेंट हुआ ना कि सभी लोग एरोस्टेस की तरफ ध्यान दें, तो संजीव शर्मा खुश हो गए, बोले परमिशन भी मिल गई ध्यान देने की। एरोस्टेस ने क्या बोला कि आपातकाल की स्थिति में ऑक्सीजन मास्क ऊपर से नीचे आएगा, पहले खुद पहने फिर अपने आजू बाजू वालों को पहनाए, है ना। और आपके पास 50,000 रुपया आता है, बच्चों की प्लानिंग करने लग जाते हैं। भैया पहले खुद हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों को जैसे पहले खुद को जय करें। ठीक है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी नीड। और देखो इस बच्चे ने भी सबसे पहले खुद का सोचा, मेरे हिस्से में चेरी आनी चाहिए, कोई और के हिस्से में नहीं चले जाए। अच्छा, फिर सुनील जी क्या हुआ, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। 8-10 साल का हो गया, और उसकी फिर से बर्थडे पार्टी हो रही है, केक पड़ा है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? अब वो बच्चा वहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है पता है? वो ये देख रहा है कि 25 लोग आए हैं और ये साइज है केक का। अब अगर इसके टुकड़े होंगे तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? तो यार इतना सही आया, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये क्या आ गया, ये सेकंड लेवल की नीड आ गई कि मेरे हिस्से में कितना आएगा। देखो अभी भी मैं चल रहा है,
और आपको जिसने भी ये सिखाया ना मैं अहंकार है और स्वार्थ है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं तो आत्मबोध की बहुत पराकाष्ठा है ये तो। जिसको मैं का ख्याल आ जाता है और मैं का बोध हो जाता है ना, वो व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता है, कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकता है। तो वो देख रहा है कि ओके 25 टुकड़े होंगे, इतना इतना टुकड़ा सबके हिस्से में आएगा, वेरी गुड। फिर थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया सुनील जी, बर्थडे पार्टी है, क्या आ रहा है उसके दिमाग में? वो बार बार अपनी बहन को पूछ रहा है कि तेरी सहेली कब आने वाली है, वो उसको बुलाया था कि नहीं बुलाया था, भूल तो नहीं गई तू? सोशल नीड शुरू होगी देखो उसकी, ठीक है। और उसने क्या किया, जैसे ही अपनी बहन की सहेली आई, उसके लिए उस केक में से सबसे बढ़िया वाला पीस काट के और खुद प्लेट में ले जाकर उसको दिया। सोशल नीड है। अब आता है परिवार आपके लिए, कि अब परिवार के लिए मुझे कर देना है, रिटायरमेंट का प्लानिंग भी कर देना क्योंकि जीवन साथी ज्यादा जीने वाला है, और बच्चों के लिए भी कर देना है क्योंकि उन लोगों को भी है। अश्विनी जी गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा। अच्छा, बच्चा और बड़ा हो गया, बच्चा और बड़ा हो गया, 30-35 साल का हो गया, उसके बच्चा हो गया। अब बर्थडे पार्टी हो रही है साहब, बर्थडे पार्टी हो रही है, वो क्या कर रहा है? उसका ध्यान केक पे नहीं है, उसका ध्यान मेहमानों पे है कि क्या सब लोगों को ये पता चल रहा है कि ये केक मैंने जो है वो डेरी डेन से मंगाया है, महंगा वाला। तो वो केक सुनना बहुत ध्यान से सुनील जी, वो केक जब लाता है ना तो खुलवा के नहीं लाता है, वो टेबल पर लाकर खुलवाता है ताकि उसका पैकिंग से पता चले कि ये 5 स्टार होटल से मंगवाया हुआ केक है। सेल्फ एस्टीम, ठीक है, सेल्फ एस्टीम कि भैया वट पड़ना चाहिए अपना। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि चेरी मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको कुछ नहीं पड़ी है कि कितना हिस्सा किसके हिस्से में आएगा, कितना पीस, उसको कुछ नहीं पड़ी है कि बहन की सहेली आई कि नहीं आई, क्योंकि उससे तो शादी कर ली उसने अच्छा केक खिला के, ठीक है। उसको ये पड़ी है कि वट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। यहां से लाइफस्टाइल शुरू होता है, यहां से म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है, यहां से एंट्री होती है शेयर मार्केट की, यहां से एंट्री होती है जमीन की और गोल्ड की। और हम बेसिक सिक्योरिटी नीड को रिप्लेस करके गोल्ड और म्यूचुअल फंड की बात कर रहे होते हैं। कैसे नैया पार लगेगी ये बताइए प्रोस्पेक्ट को, ख्याल आ रहा है? और बड़े हो गए है ना, फिर अपने अश्विनी जी की एज के हो गए, अश्विनी जैन जी की एज के हो गए, और अभी बर्थडे पार्टी का केक पड़ा है, तो अभी कहां ध्यान है अश्विनी जी का? न तो ध्यान है उनका किस कंपनी से आया है उसका, न ध्यान है कि किसको कितना मिलेगा, न चेरी का पड़ा है। इनको क्या है कि सबको बच्चों को मिलना चाहिए, जितने भी बच्चे आए हैं सबको मिलना चाहिए, छूट नहीं जाना चाहिए। और ये खुद बच्चों को ले जा कर देंगे, अरे बच्चों रिटर्न गिफ्ट भी देंगे बच्चों को। क्यों? क्योंकि अभी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चले गए हैं। अब इनको समझ में आ गया कि दूसरों की खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है। सो ये मैस्लो की जो थियरी है, इसको समझेंगे अगर आप, नीड हायरार्की बोलते हैं उसको, वो नीड हायरार्की है ना, तो उसी नीड हायरार्की के आधार पर आपके निर्णय होने चाहिए, तो होंगे सही निर्णय। और अदरवाइज भगवान सबका भला करता है, आपका भी कर ही देगा, इतने कुछ पाप नहीं किए होंगे आपने तो कि भाई ठीक है म्यूचुअल फंड ले लो, फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड के कुछ फैक्ट्स जो ऑलरेडी आपको पता है, मैं अगले 3 मिनट में फैक्ट्स बता के मेरी बात को खत्म कर देता हूं। देखिए, प्रोस्पेक्ट बोल रहा है म्यूचुअल फंड लूंगा मैं, उसको बोले बिल्कुल क्यों लेंगे, हायर रिटर्न, उसको बोलो, और मैं बड़े चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्डिंग आप संभाल के रखिएगा। उसको बोलिए कि सर आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड वाला व्यक्ति बोलता है कि अगर आप 2,000 रुपए का SIP करवाएंगे हर महीने, और ऐसा आप हर महीने करते रहेंगे 2-2 हजार, और ऐसा अगर आप 25 साल तक करेंगे तो आपको 1.25 करोड़ रुपया मिलेगा। ये गोल्डन फॉर्मूला माना जाता है म्यूचुअल फंड बेचने का। उसको बोलो कि सर मुझे एक ऐसा आदमी बता दीजिए, एक, सिर्फ एक ऐसा आदमी बता दीजिए जिसने 2-2 हजार रुपए का SIP किया हो लगातार 25 साल तक, और उसको 1.25 करोड़ मिल गया हो। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। इस धरती पे 800 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने 2000 का SIP लगातार 25 साल तक किया और 1.25 करोड़ मिल गया। ये एक्सेल सीट में MBA स्टाइल का कैलकुलेशन है। अगर किया होता तो इतना मिल गया होता है, ये मिला किसी को नहीं अभी तक। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि एग्जैक्टली उसी वजह से कि अगर आपने विप्रो कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर लिए होते, ठीक है, वो या अपना उसका TCS का बोलते हैं कि TCS कंपनी जब बनी थी, TCS नहीं सॉरी, वो नारायण मूर्ति वाली कौन सी कंपनी है? फोसिस, इन्फोसिस।
Infosys। ऐसे डायलॉग आपने सुने होंगे लोगों के मुंह से, म्यूचुअल फंड बेचने वालों के मुंह से, कि देखो भैया अगर आपने 10,000 रुपए के इन्फोसिस के शेयर लिए होते तो आपको पता है आज उसकी क्या वैल्यू होती है, आज उसकी वैल्यू होती है 750 करोड़ रुपया। उसको बोलो भाई एक बता तो सही मुझे, जिसने 10,000 के लिए। प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है जैन साहब कि उसने 10,000 के शेयर लिए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ये 10,000 शेयर 10,000 रुपए के शेयर 1.25 लाख हुए होंगे ना, वो एग्जिट कर गया होगा, है ना। तो म्यूचुअल फंड, उसको बोलो सर मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, मैं गया भाड़ में। आप तो एमफी का साइट उठाइए, एमफी का साइट निकालिए, उसमें जो रिपोर्ट्स आती है वो देखिए कि भारत में, और मेरा डेटा नहीं है, एमफी का डेटा है, आपको बता रहा हूं मैं। एमफी का डेटा ये कहता है कि भारत में एसआईपी का मैक्सिमम लाइफ 6.5 साल है और एवरेज लाइफ 3 साल है। बताया जाता है कि अगर तुम 25 साल तक हर महीने 5-5 हजार एसआईपी करोगे तो, लेकिन 25 साल होता नहीं, वो 3.5 साल, 3 साल उससे भी कम हो गया अभी तो जो सोचा था कि मिल जाए, तो तुमने इन्वेस्ट 3.5 साल में बंद कर दिया ना यार, क्यों? इसके पीछे कारण है। भारत में प्रोस्पेक्ट को बोले कि ऐसा क्यों होता है भाई, जब आपको बताया गया था कि 5,000 रुपए एसआईपी करना है, 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, और आपको चाहिए भी था और चाहिए भी, फिर भी ये बंद क्यों हो जाती है एसआईपी? क्योंकि भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं, फाइनेंशियली अनएजुकेटेड सोसाइटी है। यहां पर जैसे ही पहला क्राइसिस आता है ना, नॉन कंपल्सरी चीजें बंद हो जाती है। रणवीर जी, क्या आपके शहर में हेलमेट जरूरी है सुरक्षा के लिए? लेकिन पहनते कब है हेलमेट? जब वो कॉर्नर पे पुलिस वाला दिखता है अपने को कि अभी ये 200 रुपए का फटका लगेगा, इससे अच्छा है पहन लो। जहां पर हेलमेट भी लोग 200 रुपए का फटका न लग जाए उस वजह से पहनते हैं, उस व्यक्ति को जाकर समझाना सिक्योरिटी के बारे में बड़ा मुश्किल काम है। तो उसको बोलना है कि सर आपको म्यूचुअल फंड लेना है, वेरी गुड। ये बंद क्यों हो गया? क्योंकि कंपल्सरी नहीं है करना। तो जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, हर व्यक्ति के जीवन में, ये लिख लीजिए डेटा, हर व्यक्ति के जीवन में 18 महीने में फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती है। ये इकोनॉमी का साइकिल है, ये मेरा बनाया हुआ साइकिल नहीं है, ये इकोनॉमी का साइकिल है। 18 मंथ में ये साइकिल चेंज होती है, फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती है। और हर 36 मंथ में, हर 36 मंथ में एक बड़ा क्राइसिस आता है। फिर भले वो सैलरी वाला व्यक्ति हो या वो बिजनेस वाला व्यक्ति हो, है ना। आज अपने पास टाइम नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है वो फिर कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये आता है भाई प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट मिल गया, तो 18 महीने में सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से वो खर्चे बढ़ा लेता है, आगे दोबारा प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो वापस से वो खर्चे बढ़ गए, लाइबिलिटीज बढ़ गए। बिजनेस है तो भी, इसीलिए तो बिजनेस में कहा जाता है 3 साल तक गद्दी तपानी पड़ती है, फिर बेनिफिट मिलना शुरू होता है। तो 18 महीने यानी 18 महीने मतलब 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, मतलब सीधा सीधा आपका वो जो फॉर्मूला फिट हो गया। तो इन सब चीजों के रेफरेंस में जब आप देखेंगे कि हर 18 महीने में सिचुएशन चेंज हो रही है, तो म्यूचुअल फंड में जब आपको हर 3 साल, क्यों 3 साल है म्यूचुअल फंड में एवरेज लाइफ? कभी आपने एमपी को पूछा नहीं? कभी अपने ट्रेनर्स को पूछिए कि क्यों 3.5 साल ही चल पाता है म्यूचुअल फंड का एवरेज? क्योंकि हर 3 साल में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ना, तो सबसे पहले भाई म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना, छोड़ो तो बाद में करेंगे यार, इसको वापस। आपने सुना होगा अश्विनी जी कि दिवाली पे हम जब एफडी तोड़ देते हैं, जरूरत पड़ने पर एफडी तोड़ देते, फिर क्या बोलते हैं, वो मार्च में बोनस मिलेगा ना तब वापस करवा देंगे। वो मार्च कभी नहीं आता है वापस, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान होता है, वापस डालना बहुत मुश्किल होता है। ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन का परिणाम है ये। तो ऐसे समाज को जब अगर करना है, अच्छा इंश्योरेंस क्यों 5 साल तक चलता है एवरेज? इंश्योरेंस में भी हालत खराब है, क्योंकि मैं बोलता हूं गलत लोगों के हाथों में इंडस्ट्री। इंश्योरेंस में 47% पॉलिसीज 5 साल होते होते खत्म हो जाती है। अब सुनना, म्यूचुअल फंड 3-3.5 साल में खत्म हो जाता है, इंश्योरेंस 5 साल तक चलता है। ये 5 साल तक क्यों खिंच जाता है? क्योंकि कंपल्सरी है। उसको पता है 3 साल में अगर मैंने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो कंपल्सरी होता है तब व्यक्ति इस्तेमाल करता है, तब व्यक्ति फॉलो करता है। तो इंश्योरेंस भी कंपल्सरी है आपके। ये जो मैंने आपको बताए डायलॉग्स उसके बारे में, और फिर रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे तो इसी रिकॉर्डिंग में आपको नई चीजें पकड़ में आएंगी जो अभी शायद फ्लो में छूट जाती है। कई बार क्या होता है, एक पॉइंट अच्छा लगता है, हम उसमें वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन उसके नेक्स्ट सेकंड अगले मिनट वाला पॉइंट छूट जाता है, क्योंकि आप पहले वाले पॉइंट के प्रेम में पड़ जाते हैं।
तो सेकंड वाला पॉइंट छूट जाता है आपका, है ना। तो इसलिए इस रिकॉर्डिंग को आपको बार बार देखना चाहिए। और अगर सुनील जी का सिस्टम ऐसा है आप लोगों का कि इसको शेयर कर सकते हैं तो सब लोगों के साथ शेयर भी करिए इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ सकें। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को नीड एनालिसिस के ऊपर अगर लाना है तो लाइफलाइन बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बनाया है। मैं आपको एक मिनट में बता दूं, डॉक्टर को लोग डेटा देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसका एक फॉर्मेट होता है, क्या बोलते हैं, ब्लड रिपोर्ट लेकर आओ, है ना। वकील को डेटा देने को तैयार हो जाता है कि वकील क्या बोलता है, चलो एफिडेविट लाओ या जमीन का रजिस्ट्री लाओ या वसीयतनामा लाओ, हर एक के फॉर्मेट होते हैं। सीए क्या बोलता है, 3 साल के आईटीआर लाओ, फॉर्मेट होता है। आर्किटेक्ट क्या बोलता है, नक्शा लाओ, फॉर्मेट होता है। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना उन सबके फॉर्मेट होते हैं स्टैंडर्ड जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। इंश्योरेंस एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसकी सब लोगों ने मिलकर बराबर बैंड बजाई है। एक भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे एक चिन्ह बनाया है मैंने, निशान बनाया है एडवाइजर का सिंबल। पूरे विश्व में एक निशान, एक परिधान, एक पहचान, एक व्यवसाय, एक विश्व, एक व्यवसाय। तो ऐसे ये फॉर्मेट मैंने बनाया है कि ये फॉर्मेट सब लोग इस्तेमाल करना शुरू करें। मेरा चैलेंज है आपको, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आज 23 अगस्त 2024 है और अपने बज गए हैं 9। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं आप सब लोगों को कि अगर इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप जितना सोच कर गए थे उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा बिजनेस लेकर आएंगे, कम से कम 3 गुना ज्यादा बिजनेस लेकर आएंगे। और उसको इस्तेमाल करना बहुत सिंपल है। अभी प्रोस्पेक्ट आपको 50,000 रुपया देता है, एहसान जता कर देता है और 8 साल तक गिनाता रहता है, अरे दिया था ना, तेरे को ही तो दिया था, तेरे को ही तो। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे, हर 18 महीने में वो व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिवाइज करेगा, रिविजिट करने को तैयार होगा। सो उस नीड का फॉर्मेट जो है लाइफलाइन बैलेंस शीट, उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। जो निशान मैंने आपको बताया, उस निशान को अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसे एक पिन बनाई है, ठीक है। और सुनील जी ये पिन मैं फ्री देता हूं, पैसा चार्ज नहीं करता हूं, ये मेरे खून पसीने की कमाई। मैंने 12 लाख रुपए के पिन और इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो फ्री बांट दिए हैं। ये पैसा मैं अगर मेरी वाइफ और बच्चे को देता तो रोज सुबह उठ के पांव दबाते मेरे और गर्म खाना खिलाते, मुझे अभी भी खिलाते हैं, लेकिन मैंने उनको पैसा नहीं दिया। मैंने ये पैसा लगा दिया एडवाइजर के रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी के मिशन पे। तो अगर आपको ये पिन चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, कोई चार्ज नहीं लेता हूं इसका। लेकिन एक पिन कुरियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, महंगा पड़ जाता है। कुरियर चार्ज भी नहीं लेता हूं मैं, कुरियर चार्ज भी आपसे नहीं लेता हूं, मैं खर्च करता हूं, है ना। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने 25-50 लोगों को बांटने की जिम्मेदारी लेते हैं, हाँ देखो, हाँ राहुल शर्मा जी ने पिन पहनी हुई है, वेरी गुड, है ना। तो राहुल शाह जी ने, तो ये पिन जो है ये मैं भेज दूंगा आपको 50 इसके, अगर आप आगे बांटने की जिम्मेदारी लेते तो ये पड़ी न रह जाए अलमारी में। और ये पोस्टर्स भी अवेलेबल है, बाइक के ऊपर निशान, सीए का निशान होता है, डॉक्टर का निशान होता है, वकील का निशान होता है, हमारा भी एक निशान होना चाहिए। ये पोस्टर फ्री बांटता हूं मैं, है ना, इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूं। तो ये आप लोग करिए। सो इसके साथ ही मेरी बात को खत्म करूंगा। जो प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। किताब आपको पता ही है, वैसे भी ये किताब में 550 प्रश्न दिए हुए हैं, 550 प्रश्न दिए हुए हैं जो आप इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में अपने प्रोस्पेक्ट को पूछ सकते हैं, अलग अलग स्टेजेस ऑफ द सेल्स कॉल। हाँ बोलता है तो क्या, ना बोलता है तो क्या, टाल रहा है तो क्या, फॉलोअप में क्या, डेटा कैसे निकलवाएं। तो बहुत पूरे विश्व में इस विषय पर ये एकमात्र किताब है, दूसरी कोई किताब है ही नहीं, है ना। सो इसी के साथ मेरी बात को खत्म करूं मैं। धन्यवाद करना चाहूंगा ऑब्वियसली जिन्होंने मुझे रेफर किया, ऑब्वियसली संजीव है और बाकी भी जिन लोगों ने मुझे रेफर किया। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं एफपीआरटी के सुनील डांगी जी का और अतुल जैन जी का, और ऑब्वियसली अपने राजेश चेतन जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों से बात कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इस मिशन में साथ में रहिए। और जो वर्ल्ड का पहला इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट बना रहा हूं मैं, एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, विश्व का पहला, आप देखेंगे ब्रांच में एजेंट के नाम पे कुर्सी भी नहीं होती है, मैं उसी एडवाइजर के नाम पे विश्व का पहला थीम रिसोर्ट बना रहा हूं, एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, 9825600778। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और रिसोर्ट में इन्वेस्ट करके इस ऐतिहासिक घटना के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी बात को खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हिमांशु भाई, बहुत बढ़िया सेशन आपने दिया, दिल से दिया। अब मैं राजेश चेतन जी, अपने प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो थैंक्स दें। राजेश भाई वेलकम। मैं अपने मित्र अतुल जैन और सुनील डैंग के प्रति आज बहुत गुस्से में हूँ। और गुस्से में इसलिए हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत को भी 50 मिनट के दायरे में क्यों बांधा आप लोगों ने। अरे भाई,
हिमांशु जोशी आ रहे हैं तो कम से कम आधा दिन का कार्यक्रम तो करते। वो ऐसा हम जब आपको हम जब एत्रप्त छोड़ दिया इन्होंने। सेशन करेंगे ना ऐसा सर, छोड़ दिया। सेशन करेंगे, ये फिजिकल सेशन में बुलाएंगे सर को। हाँ, ये मैं अपराध बोध से ग्रसित हो गया हूँ भाई, क्या किया आप लोगों ने यार। क्या कहूँ हिमांशु जी, आप हमारी फर्टिनिटी के आइकॉन हैं। और मैं क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ा रहा हूँ, और एक होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एक होते हैं उसके बाद डीन, फिर बनता है प्रोफेसर, फिर होता है वाइस चांसलर। तो आप हमारे बीमा क्षेत्र के बीमा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। थैंक यू। जो आपने आज बोला है और जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस अंदाज में आप बोलते हैं, सच में यू आर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और देखिए साहब, मैं तो अब एडवाइजर से ब्रोकर हो गया और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आपको सुनने के बाद मुझे लगा कि मुझे दोबारा से ये पिन पहन लेनी चाहिए। और ब्रोकिंग के साथ साथ पहले मैं एडवाइजर हूं, इस बात का मुझे एहसास होना चाहिए। तो सर मेरे लिए तो आप कुछ पिन, तो मैं आपको अभी एड्रेस भेजूंगा अपना। सर मैं आपकी 500 डायरियां, भिवानी परिवार मैत्री संघ का मेरा बड़ा परिवार है 1500 लोगों का, वो 500 डायरी मैं दे चुका हूं आपकी। बिल्कुल, और आपको ये बताना चाहता हूं उस डायरी का रिजल्ट क्या हुआ है जी। मतलब आज भी फोन आते हैं, राजेश भैया की डायरी भेजना वो वाली। मैं कहता हूँ खत्म होगी, कब तक भेजूं डायरी तेरे पास भाई मैं। जी। तो सच में हिमांशु जी, आज आपने आई ओपनिंग सेशन दिया और ये बहुत जरूरी था। और जो आपने बोला म्यूचुअल फंड, और क्योंकि पूरी इंडस्ट्री आके यहाँ रुक गई है, स्टक कर गई है म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस में, और आपने बहुत क्लियर फंडे लोगों को बता दिए हैं। और मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। और आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये मिशन जो है, एडवाइजर को सम्मान मिले, उसको भी इज्जत मिले। और उसमें आपके इस मिशन में एक छोटी सी भूमिका, जैसे रामायण में वानर की एक छोटी सी भूमिका है, हनुमान जी की सेना का वानर। अगर राजेश चेतन आपकी इस मुहिम में एक वानर की भूमिका में भी आपके साथ खड़े होने का आप मुझे अवसर देंगे तो मैं वो अवसर छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एफपीआईटी परिवार की ओर से। मैं चाहूंगा कि एक बार 10 सेकंड के लिए मेरे पूरे परिवार को ओपन किया जाए, राजेश राठौर, और एक बार लोगों की प्रतिक्रिया सुनी जाए कि आज उनको कैसा लग रहा है। क्योंकि आज कम से कम 100 लोग तो अंदर थे और 400 लोग बाहर थे। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है सर। प्रधान जी कमाल कर सर दिया। बहुत यूनिक बहुत धन्यवाद। आभार। अमेजिंग सेशन था सर, बहुत नया सीखने को मिला। हिमांशु जी बहुत बढ़िया सेशन था। बहुत जबरदस्त हिमांशु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया धन्यवाद। टोटली चेंज्ड। जगन्नाथ जी आपको खुश बहुत ही बढ़िया सेशन सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एफपीआरटी पर कृपा बना के रखें। और हम चाहेंगे कि जल्दी ही आपका दिल्ली में हम फिजिकल सेशन करें, जिसमें 1000-2000 अभिकर्ता भाई आए और उनके जीवन को आप बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू जोशी साहब, थैंक यू। अब मैं राजेश राठौर